सोचिए, एक ऐसा छोटा सा उनसर जो पूरे बरे-आज़म को रोशन कर दे या फिर उसे पल भर में खाकिस्तर कर दे। आज हम यूरेनियम की इसी हैरान अंगेज और पुरस्रार दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हम जानेंगे कि ज़मीन के सीने से निकलने वाला ये पत्थर आखिर इतनी बेपनाह ताकत कैसे हासिल करता है और क्यों ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा मौम्मा बना हुआ है। तो चलिए, इस सनसनीखेज सफ़र का आगाज़ करते हैं। जरा तसव्वुर करें, एक मूंगफली के दाने के बराबर सिर्फ 20 ग्राम यूरेनियम का टुकड़ा। इसमें इतनी ताकत है जो 400 किलोग्राम कोयला या 410 लीटर तेल में होती है। यानी एक तरफ पहाड़ जितना ईंधन और दूसरी तरफ मुट्ठी में छुपा हुआ एक नन्हा सा जर्रा। तवानाई की ये कसाफत वाकई होश उड़ा देने वाली है ना। अब जहन में ये सवाल तो उभरता है कि इस बेपनाह ताकत को आखिर कैसे खोला जाता है। इसके लिए हमें एटम के मरकज़े में चलने वाले एक निहायत दिलचस्प खेल को समझना होगा। ये सारा राज आइसोटोप्स के गिर्द घूमता है। इसे यूं समझे कि एक ही खानदान के कुछ अफराद जिनकी शक्लें तो एक जैसी हैं, यानी उनमें प्रोटॉन्स की तादाद तो बराबर है, लेकिन उनका वज़न और मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद अलग अलग होती है। और यही न्यूट्रॉन्स तय करते हैं कि कौन सा एटम पुरसुकून रहेगा और कौन सा धमाका खेज साबित होगा। जब हम कुदरती यूरेनियम को देखते हैं तो उसमें 99.3% हिस्सा यूरेनियम 238 का होता है, जो बिल्कुल पुरसुकून और मुस्तहकम है। असल जादू तो बाकी बचे हुए महज 0.7% में छुपाए, जिसे यूरेनियम 235 कहते हैं। ये वो इंतहाई नायाब हिस्सा है जो एक चेन रिएक्शन के दौरान बड़ी आसानी से टूटकर तवानाई का एक बहुत बड़ा तूफान बर्पा कर सकता है। लेकिन इस 0.7% नायाब हिस्से को हासिल करना कोई आसान काम नहीं। ये इंसानी तारीख के सबसे मुश्किल और पेचीदा इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक है। कनाडा के इलाके सस्केचुआन की मिसाल लेते हैं, जहां यूरेनियम की कानों के ऊपर पानी का शदीद दबाव होता है। यहां इंजीनियर्स एक हैरतअंगेज तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो ज़मीन के अंदर पाइप डालकर -30 डिग्री पर ऐसा माया पंप करते हैं जो ज़ेरे ज़मीन पानी को जमा कर बर्फ की एक नाकाबिले तस्खीर दीवार बना देता है। ज़रा सोचिए, कुदरत को इसी के हथियार से मात देकर खतरनाक यूरेनियम को रिमोट कंट्रोल्ड मशीनों के जरिए बेहिफाजत निकाला जाता है। अब पत्थर से लेकर एक खतरनाक गैस तक का ये सफ़र 7 पेचीदा मराहिल पर मुश्तमिल है। कान से निकालने के बाद इसे पीस कर एक पीला पाउडर बनाया जाता है, जिसे हम येलो केक कहते हैं। फिर इस पाउडर को एक इंतहाई रिएक्टिव गैस यानी यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में तब्दील किया जाता है। गैस में बदलना इसलिए लाजमी है क्योंकि आगे का काम किसी ठोस चीज़ पर नहीं किया जा सकता। अब बारी आती है इस गैस में से वो नायाब यूरेनियम 235 अलग करने की। इसके लिए गैस को लंबी सिलेंडर नुमा मशीनों में डाला जाता है, जिन्हें सेंट्रीफ्यूजेस कहते हैं। ये मशीनें 1 मिनट में 70,000 बार घूमती हैं। ये रफ्तार इतनी तेज़ है कि तसव्वुर करना भी मुहाल है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बिल्कुल एक आम से सलाद स्पिनर के उसूल पर काम करती हैं। बिल्कुल जैसे सलाद स्पिनर तेजी से घूमकर पानी को किनारों पर फेंक देता है, ठीक वैसे ही इन मशीनों के अंदर भारी यूरेनियम 238 तेजी से घूमने की वजह से बैरूनी दीवारों की तरफ धकेल दिया जाता है और हल्का जलने वाला यूरेनियम 235 दरमियान में जमा हो जाता है। इसी अमल को हम अफजूदगी या एनरिचमेंट कहते हैं। यहीं से जदीद साइंस का सबसे हसास और नाजुक दोराहा शुरू होता है। एक ऐसा रास्ता जो शहरों को रोशन कर सकता है और दूसरा जो दुनिया को अंधेरे में धकेल सकता है। इसी अफजूदगी के अमल को बार बार दोहराने से बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज हासिल होते हैं। 3 से 5% तक की अफजूदगी हमारे आम बिजली घरों को चलाती है। 20% तक पहुंच जाएं तो ये मेडिकल साइंस और जोहरी आबदोजों के काम आती है। 60% को आमतौर पर लेबॉरेटरी टेस्टिंग के लिए माना जाता है, लेकिन अगर ये अफजूदगी 90% को छू ले तो इसका सीधा मतलब है एक तबाहकुन एटम बम की तैयारी। यहाँ एक इंतहाई अहम और हैरानकुन बात यह है कि 20% अफजूदगी तक पहुंचना कोई मामूली संगे मील नहीं है। जब कोई इस 20% के हिस्से को अबूर कर लेता है तो समझें उसने हथियार बनाने के लिए दरकार 90% तकनीकी सफ़र पहले ही तय कर लिया है। आगे की मंजिल खतरनाक हद तक आसान और तेज हो जाती है। अगर मकसद पुरअमन हो तो इस कम अफजूदा यूरेनियम को ठोस पाउडर की शक्ल देकर सिरेमिक की छोटी छोटी गोलियों में बदल दिया जाता है। इन गोलियों को ज़रकोनियम नामी खास धात की ट्यूब्स में भरा जाता है जो शदीद तरीन गर्मी बर्दाश्त कर सकती हैं। फिर इन सबको मिलाकर रिएक्टर के कोर यानी उसके दिल में उतारा जाता है, जहां जौहरी हरारत पानी को भाप में बदलती है और हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। मगर टेक्नोलॉजी की यही दोहरी नोयत आज की दुनिया में जियोपॉलिटिकल कशीदगी का सबसे बड़ा महवर बन चुकी है।
क्योंकि जो प्लांट आज बिजली बना रहा है उसे कल हथियारों के लिए भी रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसीलिए बैनुल-अक़वामी सतह पर हमेशा एक बेचैनी छाई रहती है। मिसाल के तौर पर 2002 में ईरान की नतंज़ और फर्दू तंसीबात के सामने आने के बाद से मुसलसल एक बहरान जारी है। हाल ही में जब यह खबर आई कि अफजूदगी 60% तक पहुंच गई है, तो इन ज़ेरे ज़मीन इंतहाई महफूज तंसीबात पर अस्करी हमलों की खबरें भी गर्दिश करने लगीं। इन इंतहाई कशीदा हालात में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की गैर जानिबदाराना निगरानी किसी लाइफलाइन से कम नहीं। दुनिया भर की इंटेलिजेंस इस 60% के हिस्से पर नज़र जमाए बैठी है, क्योंकि यहाँ से बम बनाने तक का ब्रेकआउट टाइम यानी वक्त महीनों से सुकड़कर महज चंद हफ्तों में बदल जाता है। इसीलिए ज़खायर को कम करने के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशें जारी रहती हैं, जिनमें बाज़ औक़ात पाकिस्तान जैसे ममालिक भी अपना किलीदी किरदार अदा करते हैं। और हैरत की बात देखिए कि ये सारी तगोदो, ये सारी परेशानी कितनी मिकदार के लिए है? सिर्फ 42 किलोग्राम। जी हाँ, एक तबाहकुन एटमी हथियार के अंदर वो बेकाबू चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए बमुश्किल 42 किलोग्राम 90% अफजूदा यूरेनियम दरकार होता है। चाहे इस बेपनाह ताकत को शहरों की तामीर में लगाया जाए या सिफारती दबाव बढ़ाने में, उसका सफ़र एक ऐसा निशान छोड़ जाता है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये सच है कि जौहरी तवानाई बिजली पैदा करने का एक इंतहाई मौसर जरिया है, जो फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का जहर नहीं घोलता, मगर इसके बदले में जो ताबकार फजला यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट पैदा होता है, वो अपने अंदर एक अलग किस्म की मौत छुपाए हुए है। इसे महफूज रखने के लिए चंद साल नहीं बल्कि हज़ारों सालों की सख्त तरीन निगहदाश्त दरकार होती है। इस्तेमाल के बाद ये फ्यूल रॉड्स इतनी शदीद गर्म और ताबकार होती हैं कि इन्हें निकालकर फ़ौरन 25 से 30 फुट गहरे नीले पानी के तालाबों में फेंक दिया जाता है, जहां ये कम से कम 10 साल तक पड़ी रहती हैं ताकि इनकी हिदत कम हो सके। इसके बाद इन्हें लोहे और कंक्रीट के देवयाहल डब्बों में कैद कर दिया जाता है। और अगर कभी किसी रिएक्टर को मुस्तकिल तौर पर बंद करना पड़ जाए तो उसकी मुकम्मल सफाई में बरसों और अरबों डॉलर लग जाते हैं। तो ये सारा सफ़र हमें एक निहायत गहरे और चुभते हुए सवाल पर ला खड़ा करता है। क्या नौ इंसानी वाकई इतनी बाशऊर और समझदार हो चुकी है कि कुदरत की इस सबसे बड़ी और दोहरी ताकत को बहिफाजत संभाल सके? वो ताकत जो चाहे तो हमारे कल को रोशन कर दे और चाहे तो आज ही सब कुछ ख़त्म कर दे। इसका फैसला बहरहाल इंसानियत को ही करना है।